ठीक है, हाँ भाई। तो आज का जो अपना चैप्टर है दैट इज रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स का क्या मतलब होता है? हाँ? लेंस, आई, ऐसा? अच्छा, ठीक है ठीक है। ऑप्टिक्स का बेसिक मतलब होता है रिलेटेड टू लाइट, जहां पे हम लाइट के फिनोमिनाज को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब लाइट के फिनोमिना में क्या क्या बातें हो सकती है, नेचर ऑफ लाइट हो सकता है, ठीक है, लाइट की कुछ क्या कहते हैं एक्टिविटीज हो सकती हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, और क्या होता है डिस्पर्जन के अलावा, और होता है डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, और क्या होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सॉरी डिफ्रैक्शन बोल दिया था मैंने, हाँ। तो ये सारी चीजें, पोलराइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारे सारे लाइट की कुछ कुछ एक्टिविटीज हैं। ऑप्टिक्स में ओवरऑल अगर हम बात करें, नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे हमारे पास 3 चैप्टर है, ठीक है, और सिर्फ ऑप्टिक्स के बेसिस पे हमारे पास 2 चैप्टर है। एक तो रे ऑप्टिक्स जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको पढ़ेंगे, रे, ठीक है, जहां पे हम लाइट का नेचर मानेंगे कि वो एक रे है। अब रे में क्या कॉन्सेप्ट है अंदर वो हमको नहीं पता, कि रे का जो इंटरनल नेचर है वो पार्टिकल भी हो सकता है, वेव भी हो सकता है। और एक इसके बाद में आता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम क्लियरली लाइट को ये मानेंगे कि वो वेव नेचर की है, ठीक है। और मैंने कहा कि लाइट के नेचर के बेसिस पे हमारे पास एक चैप्टर और आता है, ऑप्टिक्स का पार्ट नहीं है वैसे, वो नेचर ऑफ लाइट का पार्ट, ठीक है ना, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम लाइट के नेचर को मानते हैं पार्टिकल। अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट का नेचर क्या है, ठीक है, क्या वो पार्टिकल नेचर की है या क्या वो वेव नेचर की है, तो इट इज अनआंसर्ड क्वेश्चन। अभी तक में सारी चीजों को कंक्लूड करने के बाद भी अगर हम करें कि भाई लाइट का नेचर एक्चुअल में क्या है, तो दैट इज अननोन, ठीक है ना। जैसा उसका एक्टिविटी होता है उसके बेसिस पे वो अपना नेचर डिसाइड कर लेते हैं। उसको लग रहा है कोई ऐसी एक्टिविटी है जहां पे उसको पार्टिकल नेचर का होना चाहिए, तो लाइट अपना पार्टिकल नेचर शो करेगी। और कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लाइट को अगर वेव नेचर का होना चाहिए, तो लाइट अपना वेव नेचर शो करेगी, ठीक है ना। दैट इज डुअलिटी इन दी नेचर ऑफ लाइट। जैसे हम कह रहे हैं भगवान के बारे, भगवान है या नहीं है, एग्जिस्टेंस पे अभी तक क्वेश्चन मार्क है। कुछ लोग कहते हैं अरे है ही है, ठीक है, हमारे वाले ही हैं, ठीक है, कोई कहते हैं हमारे वाले हैं, कोई कहते हैं है ही नहीं। बट ऑब्वियस अगर हम अपनी कॉन्शियसनेस से अगर हम जाएं और पता करें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, इट इज अननोन, कि हमें नहीं पता कि उनका एग्जिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। और नेचर के अंदर अभी तक में सबसे जो क्या कहते हैं एनर्जेटिक चीज है वो लाइट ही है। और लाइट के बारे में भी अगर हम बात करें कि लाइट का नेचर कैसा है, अगर हम इसको स्टडी करने जाते हैं, तो ओवरऑल स्टडी के बाद में जो हमारे पास आंसर मिलता है वो यही है कि वी डोंट नो द नेचर ऑफ लाइट बेसिक, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, रे ऑप्टिक्स में हमको क्या करना है, रे ऑप्टिक्स में हमें मेनली लाइट के 2 फिनोमेनाज को समझना है। कौन कौन से फिनोमेनाज को समझेंगे, आप क्लास 10th में इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नाम तो सुना होगा, उसी को हम यहां पे स्टडी करेंगे। लगभग लगभग चीजें 10th से रिलेटेड आएंगी, ठीक है ना। तो आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, कि आप या तो 10th क्लास की एनसीईआरटी या 10th क्लास के कुछ नोट्स अपने पास में अवेलेबल रखें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं कहूंगा कि आपने 10th में पढ़ी है, ठीक है ना। तो आपको वो थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे, नॉलेज नहीं है तो एक बार बुक पलट के देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे तो नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी अवेलेबल, बट स्टिल जितना एक्स्ट्रा आपके पास होगा उतना बढ़िया। एक चीज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन जैसा जैसा आपने क्लास
10th में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था भाई? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। उसके बाद में क्या पढ़ा था? मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में क्या पढ़ा था? कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। फिर उससे रिलेटेड मिरर इक्वेशन पढ़ी थी, है ना, मैग्निफिकेशन पढ़ा था, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, राइट? वो सेम चीजें यहां पे होंगी रिफ्लेक्शन में, तो जितना आपने क्लास 10th में पढ़ा। और दूसरा नेचर जो अपने को पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन में क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ा था भाई? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा। एक चीज आपने स्किप कर दी थी क्लास 10th में, लेटरल डिस्प्लेसमेंट करके कुछ होता है, अपेरेंट डेप्थ करके कुछ होता है, ठीक है ना? अपेरेंट डेप्थ का ये मतलब होता है, जैसे आपने छोटी क्लास में देखा होगा या किसी कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि भाई एक कांच की ग्लास है, पानी से आपने भरा, उसमें सिक्का डाला, सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखता है ड्यू टू अपेरेंट डेप्थ। जो एक्चुअल डेप्थ है उससे वो थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक है ना? हो सकता है आपने क्लास 10th में वो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ऐसा करके चैप्टर था, उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल फिनोमेना में कि सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है, 2 मिनट बाद तक अपने को दिख रहा होता है, वो भी अपेरेंट डेप्थ का ही क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें हमने थोड़ा बहुत स्किप किया था, वो यहाँ पे आप डीप में पढ़ते हैं। उसके बाद में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, और क्या पढ़ा था? स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना? स्फेरिकल लेंसेज और रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है, बट क्लास 10th में स्किप हो जाता है। हम सीधे सीधे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पे आ जाते हैं। क्लास 12th में हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पे आने से पहले एक कर्व, जैसे यहां अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स में अगर आपने ध्यान दिया तो 2 कर्व होते हैं, 2 कर्व है ना? और ध्यान से देखो, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कहता है अगर ये वाला कर्व आपका कॉन्वेक्स है तो ये क्या होना चाहिए? कॉनकेव होना चाहिए। लेकिन क्लास 10th में इस पे हम डीप स्टडी नहीं करते, यहां पे आपको दोनों अलग अलग सरफेस को अलग अलग स्टडी करना। तो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस करके पहले पढ़ते हो, फिर उसके बाद में आप उससे लेंस बनाते हो, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक है? इसके बाद में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया, इसके यूजेस आते हैं। यूजेस मतलब डे टू डे लाइफ में आप क्या यूज करोगे, क्या एप्लीकेशन, ठीक है? तो डे टू डे लाइफ में इसका जो यूज आता है वो होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भाई क्या है? रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे ही काम करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप देखा है आप लोगों ने, है ना? यहाँ पे अवेलेबल भी है, देख लेना नहीं देखा तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पे ही तो आप छोटी चीजों को बड़ा करके देख पाते हैं, राइट? टेलीस्कोप दूर की चीजों को देखने के लिए काम आता है। तो ये माइक्रोस्कोप क्या है, ये टेलीस्कोप क्या है, कितने टाइप का होता है, कैसे काम करता है, इसका मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन पावर क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे, ठीक है? ऐसा। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर का ओवरव्यू है कि आपको क्या क्या बातें इसमें पढ़नी है, ठीक है ना? चल, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस बातों को समझते चले जाना है ना। रिफ्लेक्शन, कुछ कुछ चीजें आपको मालूम होंगी, जैसे डेफिनेशन की मैं बात करूं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? नहीं पता? बाउंस बैक, है ना? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो जो अपोजिट रिएक्शन होता है वही यहां पे क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो हमें अगर कोई ऐसी सरफेस मिल जाए, कोई ऐसा सरफेस मिल जाए जिसका नेचर कुछ इस तरीके से हो कि वो लाइट को अंदर एंटर नहीं करने दे रहा, इतना स्मूथ है कि लाइट भी अंदर एंटर नहीं कर पा रही। ऐसे देखा जाए तो अगर छोटा सा भी जगह मिलेगा, है ना, एकदम स्मॉल टाइनी हॉल भी मिलेगा, जैसे मान लो ये आपके पास वॉल्स हैं, वॉल स्मूथ है, स्मूथ है, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, राइट? तो लाइट कैन एंटर इन द सरफेस। फिर उस एंटर को कम करने के लिए आप उसमें पेंट कर देते हो कि थोड़ा और कम हो जाए, है ना, पुट्टी उट्टी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, ताकि भाई ओवरऑल लाइट जो है अंदर बनी रहे। स्टिल लाइट थोड़ा बहुत
सरफेस के अंदर एंटर कर पाती है। इसीलिए आप देखते हो गर्मियों के दिनों में जो आपका वॉल है गर्म हो जाती है, क्योंकि लाइट एंटर करी तभी तो ऐसा कुछ हुआ, राइट। हाँ चल खैर, बट मैंने मान लो ऐसा पॉलिश कर दिया जिसकी वजह से इवन दो लाइट कैन नॉट एंटर इन द सरफेस, तो क्या होगा, अब कोई चीज स्पीड से आ रही है, अगर उसको एंट्री नहीं मिली तो क्या होगा, वो रिवर्स चली जाएगी। जैसे बॉल थ्रो करते हैं अपन सरफेस पे, तो बॉल, अब मान लो ये जो सरफेस है रिजिड सरफेस है, ठीक है ना, तो बॉल इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती क्योंकि इसके पोर का साइज बॉल के साइज से बहुत छोटा है, तो बॉल क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से लाइट जब किसी सरफेस के अंदर एंटर नहीं कर पाती तो क्या होता है, वो कुछ लॉज को फॉलो करते हुए सेम मीडियम में वापस ट्रैवल करने लगती है। तो ये सेम मीडियम में ट्रैवल करना, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसा। तो अगर मैं डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन क्या बोलना चाहिए मेरे को, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, वही छोटी क्लासेस की डेफिनेशन है ना, वापस से नया कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ऑल दो है अपने पास नया, बट क्यों याद कर, तो याद है उससे काम चल जाए। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करें लॉ की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने लॉ थे रिफ्लेक्शन में, याद है क्या थोड़ा बहुत, कितने लॉस थे, दो, दो लॉस थे, है ना। एक लॉ क्या कहता है कि भाई ये जो लाइट आ रही है, आने वाले लाइट को मैंने बोला, आने वाले लाइट को मैंने बोला इंसिडेंट रे, ठीक है, जाने वाली लाइट को मैंने बोला रिफ्लेक्टेड रे, और किसके रिस्पेक्ट में ये वापस गई है, तो उसके लिए हम यहां पे एक लाइन बनाते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। वैसे मैथमेटिक्स वाले तो मेरे ख्याल से नॉर्मल जानते होंगे, क्या मतलब होता है नॉर्मल का, मैथ्स वाले बच्चे बताओ, नॉर्मल का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और अगर पॉइंट है तो, कर्व है तो, अरे दिक्कत हो गई, ऐसा, परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, पॉइंट है तो क्या करेंगे, उसका एक टेंजेंट ले लो और टेंजेंट के परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है ना। और बायो वाले बच्चे सीधे सीधे याद रखेंगे, कोई सरफेस होता है उससे 90 डिग्री पे जो लाइन खींचते हैं उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर वो प्लेन की जगह कर्व हो जाए तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पहले एक टेंजेंट बना लेते हैं और फिर 90 डिग्री खींच देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ये सारी की सारी चीजें सेम प्लेन में होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक्सप्लेन करो सेम प्लेन का मतलब, सेम सेम प्लेन का मतलब बताओ मेरे को, हाँ? थोड़ा सा एग्जांपल देके या किसी भी तरीके से मेरे को एक्सप्लेन करके दो, सेम प्लेन का क्या मतलब, बताओ बताओ, याद तो कर लिया था 10th में भी, लेकिन सेम प्लेन का क्या मतलब होता है ये बताओ मुझे। इतना मुश्किल, गर्ल्स बताओ, तुम बताओ, हैं? एक ही सरफेस के रिस्पेक्ट में कैसे डिफाइन करोगे, एक ही सरफेस के रिस्पेक्ट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक सिचुएशन दे रहा हूं, जैसे क्रिकेट देखते हो आप लोग, उसमें बॉल फेंकते हैं, ठीक है ना,
तो बॉल का फेंकना जो है वो वही होता है कि भाई बीच में एक बार मतलब सरफेस से स्ट्राइक करेगी और फिर जाएगी, मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्शन हो गया। सेम प्लेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। हाँ, सेम प्लेन में हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, सेम प्लेन में नहीं हो रहा। सेम प्लेन में अगर हो रहा होता तो जो बॉल है वो एकदम सीधी जाती कभी भी, है ना। हाँ, वाइड चली गई या, है ना, जो भी होता है उसमें, तो ये वाइड जाना या कुछ जाना, ये क्या मतलब है कि वो उसने प्लेन को फॉलो नहीं किया। प्लेन को फॉलो करने का मतलब है जैसे मैं ये बोर्ड पे बना रहा हूं, ठीक है, तो ये लाइन जो है ये सेम प्लेन के अंदर आ गई। अब मान लो मैं इस लाइन को यहां नहीं बना के अगर इस वॉल पे बनाऊं, ठीक है, और इस वॉल पे मैं ऐसे बनाऊं कि भाई एक लाइन ऐसे है और दूसरी इधर बना दी, इस साइड में बना दी, तो एक प्लेन तो ये वाला वॉल हो गया, दूसरा प्लेन दूसरा वाला वॉल हो गया, तो ये सेम प्लेन नहीं होगा। जैसे मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड के आगे मैंने यहां पे एक और प्लेन लगा दिया और लाइट अगर इधर आ गई, मतलब यहां से मान लो रिफ्लेक्ट हुई और इस तरफ आ गई, तो इसने कहा कि प्लेन चेंज हो गया। तो टोटल कितने प्लेन होते हैं अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो, कितने प्लेन होते हैं? हाँ, कितने प्लेन होते हैं? तीन ही होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं अलग, दो एक्सिस मिला के एक प्लेन बनता है। एक्स वाई क्या है? प्लेन है, तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, और इसके अपोजिट तीन और होंगे ना, तो छह होते हैं ऐसे टोटल, ठीक है। तो सेम प्लेन मतलब जैसे मान लो एक्स वाई एक्सिस पे आ रही है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहूं, ये एक्स वाई एक्सिस पे आ रही है, तो एक्स वाई कोई फॉलो करे, जेड पे ना जाए, ठीक है ना। अब लाइट के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि लाइट 3D में ट्रेवल कर रही है, ध्यान दो, लाइट किस में ट्रेवल कर रही है? 3D में ट्रेवल कर रही है, राइट। तो लाइट अगर देखा जाए तो वो कहीं भी जाने के लिए फ्री है, बॉल की तरह। बॉल अगर सरफेस पे स्ट्राइक हुआ तो सरफेस डिपेंडेंसी के हिसाब से वो किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए फ्री है। लेकिन क्या होता है, लाइट उस तरीके से बिहेव नहीं करती, वो अपना प्लेन कभी चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात। प्लेन, सेम प्लेन का मतलब हो गया कि अगर जैसे मान लो कोई लाइट है जो कि बोर्ड को टच करके आ रही है, ऐसे मान लो, और इस सरफेस से टकराई, और अगर इसने बोर्ड को छोड़ दिया और इधर आ गई, तो इसका मतलब हो गया प्लेन चेंज हो गया। लाइट ऐसा कभी नहीं करेगी। लाइट अगर बोर्ड को टच करके आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी बोर्ड को टच करके ही जाएगी, ठीक है ना। अब मान लो कोई लाइट है जो बोर्ड से ये मान लो इतना डिस्टेंस पर है, थोड़ा डिस्टेंस पर है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जाएगी, डिस्टेंस को कम या ज्यादा नहीं करेगी। इस बात को हम बोलते हैं सेम प्लेन। इज इट क्लियर? ये थोड़ा सा ध्यान। अच्छा, और दूसरी बात तो मालूम ही होगा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई बार तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा सरफेस एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, तो वो इंसिडेंस एंगल नहीं है, ठीक है ना। उसको 90 में से माइनस करोगे तब इंसिडेंस एंगल आएगा, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ है तो क्या लॉ को प्रूव करने की जरूरत है? लॉ को सीधे सीधे मानते हैं, ठीक है ना। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ऐसा। ये दो लॉज है, ठीक है ना। अच्छा, रिफ्लेक्शन हो सकता है छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्शन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिपेंड ऑन द सरफेस, है ना। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नाम सुना है क्या आपने? हाँ, क्या फर्क है दोनों में बताओ मेरे को। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? हाँ, और इरेगुलर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि लॉ फॉलो ना करे। अगर नेचर में कोई लॉ है, ठीक है ना, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे अगर, हाँ,
अगर कहीं एक जगह पे लॉ एप्लीकेबल है तो वो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि लॉ फॉलो नहीं करेगा। तो फिर हाँ हाँ, बस इतना सरफेस का ही फर्क आता है कि अगर सरफेस स्मूथ है, जैसे कि आपका प्लेन क्या कहते हैं मिरर, जिसमें अपन सुबह उठ के अपने आप को देखते हैं, सवार लूं, है ना, तो सवार लें, ब्रश कर लें, जो भी काम है अपना, है ना, जिस हिसाब से भी जो सही लग रहा है, तो दैट इज योर प्लेन मिरर, ठीक है ना। इन केस ऑफ irregular surface, that is not your plane mirror actually, or maybe the plane mirror है ना of a long back time, अमरफस सॉलिड बोलते हैं शायद इसको, प्लेन मिरर को, मतलब इसके अंदर बहने की प्रकृति होती है, ऐसा कि ये आफ्टर अ टाइम क्या होता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। बहुत पुराने मिरर अगर देखोगे ना तो उसमें आपको अपनी शक्ल ऊपर नीचे जाओगे तो थोड़ा सा क्या कहते हैं ऊपर नीचे होते हुए दिखेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लेन जो मिरर होता है वो इरेगुलर हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है ना। बहुत पुराना अगर मिरर होगा तो होगा, बहुत पुराना मतलब 10 साल 12 साल पुराना, इतने में तो टूट जाते हैं बेचारे, ठीक है, बच गए तो देखोगे। लेकिन ऐसे मान लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई वॉल है, उसको मैंने क्या करा, पेंट करवा दिया, और वॉल मान लो थोड़ी सी ऐसी है उबड़ खाबड़ टाइप की, तो इरेगुलर सरफेस बन जाएगा। तो इन केस ऑफ इरेगुलर सरफेस, जो लाइट होती है वो क्या होता है, जैसे मान लो ये इंसिडेंट रे ऐसे आई, ठीक है ना, तो अब इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको, ठीक है। और इन केस ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन ये आपको कैसा दिखेगा कि पैरेलल लाइंस आई है ऐसे, तो ये फिर ऐसे ही जा रही है, मान लो ऐसे आई है तो सेम डिस्टेंस पे जा रही है। तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, क्या फर्क है कि इसमें जो लाइंस पैरेलल लाइन थी उसमें लाइंस कैसे गई हैं, पैरेलल ही गई है। लेकिन इस केस में अगर देखोगे तो लाइन पैरेलल तो आई है लेकिन वापस जाने वाली लाइंस पैरेलल नहीं। तो इसको देख के हमें कई बार लगता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां भी फॉलो होगा, वहां भी फॉलो, ठीक है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं लॉ की तो लॉ इज एप्लीकेबल ऑन रे, तो आपको सिंगल सिंगल रे को देखना होगा। तो फॉर अ सिंगल रे, अब इस पॉइंट पे जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान लो इस पॉइंट पे अगर आपको लॉ चेक करना है तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट को लोगे और पहले टेंजेंट बनाओगे और फिर अपना नॉर्मल बनाओगे, तो यू विल फाइंड योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, ठीक है ना, इट विल ऑलवेज बी इक्वल। ऐसा कभी भी ये चीज नहीं हो सकती। अब क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जब आप देख रहे हो तो इस पॉइंट का नॉर्मल जो है वो कुछ अलग जा रहा है, जो कि इसके पैरेलल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। तो इन केस अगर ये पैरेलल नहीं है तो इन केस अगर ये मान लो थोड़ा सा ऐसे है, तो ये आपने टेंजेंट बनाया इसका और इसका नॉर्मल कुछ ऐसे आ रहा है, ठीक है, स्टिल यू विल फाइंड योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, अच्छा ठीक है, you will find your angle of incidence and your angle of reflection is equal for this particular condition। इस कंडीशन में नॉर्मल बनाओगे इक्वल मिलेगा, ऊपर वाली कंडीशन में नॉर्मल बनाओगे इक्वल मिलेगा। तो चाहे आपका रिफ्लेक्शन, क्योंकि मेरे से मैं एक टीचर से कभी डिस्कस कर रहा था, ठीक है, छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं, तो मैंने पूछा था उनसे कि भाई रेगुलर और इरेगुलर में फर्क क्या होता है, तो उन्होंने भी सेम चीज बोली कि रेगुलर में लॉ फॉलो होते हैं और इरेगुलर में लॉ फॉलो नहीं होते। तो मैं कहा ऐसा नहीं हो सकता, लॉ तो हर जगह ही फॉलो होगा, है ना, फिजिक्स के लॉ है, कहीं ऐसे है ना खराब नहीं होते ये आगे जाके कि भाई यही यही एप्लीकेबल है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, नो नो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ठीक है। आइदर योर सरफेस इज रेगुलर और इरेगुलर, इन बोथ द केसेस लॉ एप्लीकेबल है, बस हम उसको देख नहीं पा रहे ठीक से कि भाई हमने ऐसे देखा नॉर्मली, है ना, तो हमें लगा यार ये वाला जो है इसमें लॉ फॉलो हो रहा है, इसमें तो ये आगे पीछे जा रहे हैं तो लॉ फॉलो नहीं होगा। लेकिन आप नॉर्मल बनाओ तो सही, जब नॉर्मल बनाओगे तो आपको दिखेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है,
इक्वल, ठीक है ना, ऐसा। तो लॉ हर जगह एप्लीकेबल, इसीलिए हम स्टार्टिंग में लॉ पढ़ते हैं। और लॉ अगर एप्लीकेबल नहीं होता ना तो सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है स्फेरिकल मिरर में, क्योंकि कर्व सरफेस तो वहीं आ जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो वहां भी होता है, ठीक है। तो अब पहले पहले लॉ फॉलो नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। लॉ यहाँ एप्लीकेबल है, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन है चाहे इरेगुलर। हमारे जानने के लिए बस इतनी सी बात है कि भाई लॉ कितने होते हैं, दो होते हैं। एक जो क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब समझ में आ गया आपको। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा, 30 डिग्री, है ना। तो इस बेसिस पे हम प्लेन मिरर को समझेंगे कल की क्लास में।